आज हम इस बारे में चर्चा करेंगे कि ऑटिज्म से ग्रसित बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षा का अनुकूल माहौल और प्रभावी तरीका कैसे बनाया जाए। ऑटिज्म से ग्रसित बच्चों के लिए माहौल को अनुकूल बनाने में मदद करना उनकी शैक्षणिक प्रगति को बेहतर बनाने के प्रभावी तरीकों में से एक है। उन्हें इस तरह की संरचना देना बेहद जरूरी है जिससे यह आपके बच्चे की सफलता की संभावना को बढ़ाए। तो आइए देखें कि ऑटिज्म शैक्षिक प्रगति को कैसे बाधित करता है। जैसा कि हम जानते हैं, ऑटिज्म से ग्रसित बच्चों का विकास अन्य बच्चों से अलग होगा। उनमें कौशल विकसित होने के क्रम भी भिन्न होंगे। बच्चा पढ़ना सीख सकता है, लेकिन उन्हें वर्ण से जुड़ी ध्वनि सीखने में कठिनाई होती है। चूंकि यह एक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, इसलिए बच्चे की कुशलताओं को व्यापक नहीं मान सकते। उन्हें उन सूचनाओं पर ध्यान केंद्रित करने में भी कठिनाई होती है जो उनकी पसंद से परे हैं। यही बात शैक्षिक समझ में भी देखी जाती है। हमारे बच्चों के सामने कुछ सामान्य कठिनाइयां आती हैं जो उनके शैक्षिक प्रदर्शन पर विपरीत प्रभाव डालती है। वे पाते हैं कि उन्हें ध्यान देने, कुछ बनाने, समय को व्यवस्थित करने और अपने सामान को सहेजने में कठिनाई होती है। अपनी रोज की गतिविधियों में बदलाव का सामना करना और किसी कार्य को समय सीमा में पूरा करना भी उनके लिए मुश्किल हो सकता है। लिखना भी उनके लिए एक बड़ी समस्या है, और यदि आप उन्हें मुश्किल कार्य के लिए दबाव दे रहे हैं तो वे बेचैन और चिड़चिड़े हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है? हमें उस मुश्किल कार्य को सरल, छोटे और आसान कार्यों में बांटना है। तब बच्चे को यह अधिक आसान लगेगा और वह उस कार्य को करने के लिए प्रेरित होगा। आइए हम बच्चों में छिपी संभावना को बढ़ाने के लिए पालन किए जाने वाले कुछ सामान्य नियमों को समझें। जैसे कि हम जानते हैं कि हर बच्चा अलग होगा। क्रियाकलापों की योजना बनाने से पहले हमें अपने बच्चे की क्षमताओं, ताकत और रुचि के बारे में पता होना चाहिए। पहले एक्टिविटी, फिर ब्रेक। ठीक है, इसे यहाँ रखते हैं। अब हम करेंगे नंबर नेम्स। देखो, यहाँ पहले से लिखा है 1, ONE। अब आप करोगे 2, 3 और उसके बाद आपको ब्रेक मिलेगा। ठीक है, चलो आओ लिखो 2। पहले लिखो 1, अब लिखो 2, गुड। अब लिखो 3, 2, TW। अब तुम अपने अल्फाबेट के साथ खेल सकते हो। देखो, ये कौन सा अल्फाबेट है बताओ? A। यदि इनमें से कोई भी हमें उनके लिए मुश्किल लगता है तो हमें इसे उनकी पसंद के अनुसार बदलना पड़ेगा। हमें गतिविधि को छोटे सुविधाजनक टुकड़ों में तोड़ना होगा और उसे बच्चे को आसानी से पूरा करने के लिए देना होगा। उनके पास क्या है, उन्हें क्या करना है और इसमें कितना समय लगेगा, इसे स्पष्ट करना होगा। जैसे यदि आप नंबर गेम, मेमोरी गेम या शैडो मैचिंग जैसी 3 गतिविधियां करवा रहे हैं तो हमें शुरुआत में ही प्रत्येक गतिविधि का वर्णन करना होगा और उस तरीके का वर्णन करना होगा जिसमें उन्हें गतिविधि को पूरा करना है। तो इससे बच्चे को यह समझने में मदद मिलेगी कि यह कार्य किया जा सकता है और वे इसे करेंगे। गतिविधियों के बीच बीच में विराम दें। उन्हें और मजा कराने का वादा करें, कहीं कि मुश्किल गतिविधि में उनकी मदद करने के लिए हम यहाँ हैं। बच्चे को गतिविधि पूरा करने के लिए प्रेरित करने के लिए प्रशंसा करते रहें। एक संरचित और समय का लगातार उपयोग करने से बच्चे को अपने शैक्षिक प्रदर्शन सुधारने में मदद मिलेगी। अगला मुद्दा बैठने की सहनशीलता के बारे में। बैठने के लिए सहनशील होना बच्चे के शैक्षिक प्रदर्शन को प्रभावित करने वाले मुख्य कारकों में से एक है। हमें गतिविधियों की योजना बनाने से पहले बच्चे की बैठने की सहनशीलता को ध्यान में रखना होगा। यदि बच्चा लगातार 10 मिनट तक बैठकर बिना किसी हिचकिचाहट के काम करने में सक्षम है तो हमें 8 से 9 मिनट में काम पूरा करना होगा। बच्चे को दबाव देना अनुचित है। साथ ही गतिविधि की कठिनाई उसकी क्षमता के अनुसार ही रखनी होगी। धीरे धीरे उसके बैठने की आदत में सुधार होगा। ध्यान रखने योग्य एक और खास बात यह है
कि हम गलतियों से ही सीखते हैं, इसलिए बच्चों को गलतियां करने दें और उनसे हमेशा सही प्रदर्शन की उम्मीद न करें। इसके अलावा और समझने में सक्षम होने से पहले हमें कई परीक्षणों और सीखने के लिए अतिरिक्त दिनों की आवश्यकता होगी। बच्चे के लिए आसान निर्देश भी होने चाहिए और कई सारे निर्देशों से उन पर बमबारी नहीं करना चाहिए। जरूरत से ज्यादा निर्देश बच्चे को ठीक से समझने और समय से प्रतिक्रिया देने में बाधक बनते हैं। मतलब यह है कि निर्देशों को तभी दोहराया जाना चाहिए जब बच्चा पिछले निर्देश का जवाब नहीं दे रहा हो, यहाँ तक कि एक निश्चित समय के बाद भी। अब अगला, आइए नजर डालते हैं कि बच्चे के लिए सीखने का अनुकूल माहौल कैसे बनाया जाए। यह बेहद महत्वपूर्ण है कि बच्चे के आसपास के वातावरण को ठीक से विभाजित किया जाए ताकि बच्चा अपने जीवन में प्रत्येक क्षेत्र के उद्देश्य को समझ सके, जैसे पढ़ाई के स्थान पर पढ़ाई और भोजन के कक्ष में भोजन। इससे बच्चे को व्यवस्थित और अनुशासित होने में मदद मिलेगी और उन्हें यह भी समझ में आएगा कि किन चीजों की अपेक्षा कहाँ करनी है। जैसे पढ़ाई वाले एरिया में बच्चा किताब, पेंसिल, रबर आदि जैसे अध्ययन सामग्री की अपेक्षा करेगा और भोजन कक्ष में भोजन की अपेक्षा करेगा, और यह संरचित व्यवस्था बच्चे को यह भी समझा पाएगी कि अलग अलग जगह पर कैसे व्यवहार करना है। बच्चे के चुनौतीपूर्ण रवैये में भी कमी आएगी। अब देखते हैं कि पढ़ाई वाली जगह को किस प्रकार से व्यवस्थित करना है। इसके लिए सबसे पहले हम अपने घर में कोई शांत जगह चुनें। भोजन कक्ष या ड्राइंग रूम जैसी जगह ना चुनें, जहां कोई अन्य व्यक्ति घूमे जो बच्चे का ध्यान भटकाए। टीवी, म्यूजिक, फोन कॉल्स और बात करने वाले लोग भी कम से कम होने चाहिए, जिससे ध्यान भंग ना हो। बिना पर्दे, शीशे, घंटियां, दरवाजे, खिड़की आदि के एक खाली दीवार के सामने एक टेबल और सुविधाजनक कुर्सी लगानी चाहिए। कोशिश करें यह टेबल बिस्तर या खिलौने के पास नहीं होनी चाहिए, जो बच्चे को लेटने या खेलने के लिए प्रेरित करे। बच्चे को पढ़ाई वाले जगह को व्यवस्थित करने में भी शामिल किया जा सकता है। बच्चे को स्वयं दो चीजों में से एक चीज को चुनने दें जो उसे सबसे ज्यादा पसंद है। सत्र के लिए आवश्यक सामग्री को टेबल के पास रखा जाना चाहिए, जो केवल माता पिता की ही पहुंच में हो। काम के लिए एक निश्चित समय चुनें जो बच्चे के लिए एक व्यवस्थित दिनचर्या बनाने में मदद करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि आप और आपका बच्चा कार्य करते समय थके नहीं। अगला, पढ़ाई को खेल और खाली समय के साथ कैसे संतुलित किया जाए। खेलकूद और खाली समय को भी अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। खेल में बच्चों को शैक्षिक स्तर में सुधार के लिए आवश्यक कौशल सीखने में मदद मिलेगी। इन कौशल में से कुछ को खेल में सीखने से बच्चों को इसमें मजा भी आएगा और वे बेहतर समझेंगे। जिस खेल में ग्रहणशीलता की गतिविधियां शामिल होंगी, उनमें बच्चे को शांत रहने और अपने बारे में सोचने में मदद मिलेगी। एक खेल कूद की जगह को पढ़ाई की जगह से अलग रखें, जिससे कम से कम व्यवधान उत्पन्न हो। खेल कूद वाली जगह में कुछ खिलौने होने चाहिए जिन्हें बच्चा सबसे ज्यादा पसंद करता हो। बहुत सारे खिलौने उन्हें अधिक बेचैन और चिड़चिड़ा बना सकते हैं, इसलिए एक समय के बाद नए खिलौने लाए जाने चाहिए। यानी जब बच्चा पुराने खिलौनों से खेलकर ऊब जाए, तब नए खिलौने लाए जाना चाहिए। उनकी ग्रहणशीलता की जरूरत पूरी करने और उन्हें अधिक आत्मनिर्भर बनाने के लिए खेल कूद की जगह में शामिल खिलौनों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है और बाहरी खेल भी उनकी मदद करते हैं, क्योंकि प्रकृति में पानी, फूल, पेड़ आदि जैसी कई वस्तुएं हैं। अब आइए सीखने में दर्शित कार्यक्रम की भूमिका देखें। दर्शित कार्यक्रम चित्रों और शब्दों से दर्शाता है कि आज के दिन के कार्यक्रम या प्रवृत्ति में क्या होने वाला है। यह एक मुश्किल बात को कई चरणों में तोड़कर सिखाने में मदद करेगा, जिससे बच्चे उन चरणों को ठीक से सीख पाएं और उनका पालन कर पाएं। यह बच्चों में चिंता कम करने की मदद करता है और सीखने को और भी आसान बनाता है। एक्टिविटी कार्ड और प्ले कार्ड जैसे दृश्य कार्ड बच्चों की मदद करते हैं। उन्हें घर की अलग अलग जगह को पहचानने, उस विशेष स्थान और अवधि में उन्हें क्या करना चाहिए यह सिखाते हैं। बच्चे को पढ़ाने का उद्देश्य किसी बात या घटना को और अधिक ठोस बनाना है। यह बच्चे को उन गतिविधियों के बारे में जागरूक करने में मदद करता है जो एक विशेष तरीके से की जानी है और उन्हें किन सभी चीजों को पूरा करने की आवश्यकता है। उनके दिन को भरोसेमंद बनाने के लिए दृश्य कार्ड दें और बच्चों को उस तरीके को जानने में मदद करें जिनके द्वारा उन्हें उन गतिविधियों को पूरा करना है। दृश्य चित्रों का उपयोग
आपको और आपके बच्चे को रोजमर्रा की गतिविधियों को सकारात्मक तरीके से बताने और पूरा करने में मदद कर सकता है। अब तक हमने चर्चा की है कि बच्चे के शैक्षिक प्रदर्शन में सुधार के लिए एक अनुकूल माहौल कैसे तैयार किया जाए। इसलिए याद रखने योग्य कुछ बिंदु हैं। बच्चे के साथ लगातार अभ्यास करें। निर्देशों के दोहराव को कम करने का प्रयास करें। बच्चे को दिए गए निर्देश को पूरा करने के लिए समय दें। बच्चे को बात को समझने में समय लगेगा, इसलिए लगातार समझाते रहें। हमेशा याद रखें कि एक अच्छी तरह से तैयार, प्रेरित और प्रसन्नचित्त बच्चे के साथ सहयोग करने से ही उसका व्यवहार कम चुनौतीपूर्ण होगा। अध्ययन से पता चलता है कि ASD वाले लगभग 50% बच्चों में बौद्धिक कमी होती है और उन्हें सीखने में कठिनाई भी होती है, जो गहन हस्तक्षेप मांगती है। इसीलिए इन सभी सुझावों को मानने के बाद यदि आपको कम लाभ मिलते हैं तो एक लाइसेंस साइकोलॉजिस्ट द्वारा एक IQ और लर्निंग असेसमेंट करने का विचार करें। धन्यवाद।